इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। तेईस फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैरान है कि अमेरिका के तमाम तर दबाव के बावजूद तेहरान ने अभी तक वाशिंगटन के मुतालबात क्यों नहीं माने। I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. हम इसलिए नहीं झुकते क्योंकि हम ईरानी हैं। ईरानी वजीर खारिजा का स्टीव विटकॉफ के बयान पर रद्द अमल। ओमानी वजीर खारिजा का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को जिनीवा में होगा। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि पुतिन ने तीसरी आलमी जंग शुरू कर दी है और उन्हें रोकना जरूरी है। We have different views regarding a third world war. I believe that Putin has already started it. इंडिया की अफगानिस्तान में फिजाई हमलों की मुजम्मत, कहा यह पाकिस्तान की जानिब से अपनी अंदरूनी नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की एक और कोशिश है। पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान के जिला पशीन में कार्रवाई, खुदकुश बमबार समेत 5 शिद्दत पसंदों की हलाकत का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप की रिहाइशगाह में दाखिल होने वाला मुसल्ला शख्स सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से हलाक। At 1:30 this morning, the security detail detected that a individual had made his way into the inner perimeter of Mar-a-Lago. अमेरिका में मौसम सरमा का शदीद तरीन तूफान, कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। From the mid-Atlantic to New England, millions of Americans woke up to blinding blizzard conditions. Snow is falling at record rates and winds have been clocked at more than 130 kilometers per hour. जानिए चीनी AI मॉडल सी डांस 2.0 ने हॉलीवुड में कैसे खलबली मचा दी। He was a good man. He knew too much about our Russia operations. इंडिया को जनूबी अफ्रीका के हाथों सुपर 8 मरहले में 76 रन से शिकस्त, सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल। Kiss of Maharaj is going to have 3. And India have been totally outplayed in this game. ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के तनाजर में अरब और इस्लामी अस्करी इत्तेहाद का तस्वुर। जानिए आज के BBC रीड्स में कि ये हकीकत है या ख्वाहिश। नेटो की तर्ज पर इस्लामी नेटो की तजवीज़ सबसे पहले किसने दी थी? अब इस पर क्यों बात हो रही है और आज के मौजूदा हालात में ऐसा इत्तेहाद कायम करना किस हद तक मुमकिन और काबिल अमल हो सकता है? सुनिए आज के BBC रीड्स में। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने अमरीकी सदर के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के एक बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हम इसलिए नहीं झुकते क्योंकि हम ईरानी हैं। वाज़ेह है कि ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची के साथ मुज़ाकरात करने वाले अमरीकी सदर के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैरान हैं कि अमरीका के तमाम तर दबाव के बावजूद तेहरान ने अभी तक वाशिंगटन के मुतालबात क्यों नहीं माने। विटकॉफ ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप हैरान है कि तमाम तर दबाव और खित्ते में हमारी बहरी कुव्वत के हुजम के बावजूद तेहरान ने हिम्मत क्यों नहीं हारी और आकर साफ साफ ये क्यों नहीं कह दिया कि बस अब हम जौहरी हथियार नहीं चाहते। I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to. इस बयान पर रद्द अमल देते हुए ईरानी वजीर खारिजा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों नहीं झुकते, क्योंकि हम ईरानी हैं। ओमान के वजीर खारिजा ने तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को जिनीवा में होगा।
ओमानी वजीर खारजा ने कहा कि ये मुज़ाकरात एक मुस्बत पेशरफ्त के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इजाफी कोशिश के तौर पर तय पाए हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल 17 फरवरी को जिनीवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त के बाद वाशिंगटन और तेहरान की जानिब से तशवीश के इजहार के साथ साथ चंद हौसला अफजा बयानात भी सामने आए थे। 17 फरवरी को मुज़ाकराती नशिस्त के बाद अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती मुज़ाकरात कुछ हवालों से अच्छे रहे हैं और फरीकैन ने आइंदा एक और इजलास मुनक्कद करने पर इत्तफाक किया है, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा था कि अमेरिका के साथ बुनियादी उसूलों पर मुफाहमत तय पा गई है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने यह भी कहा था कि ईरान अब भी सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा कुछ रेड लाइंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये इंदिया दिया था कि इस ज़िमन में अमेरिका सिफारती रास्ते पर सफ़र जारी रखेगा, लेकिन सदर ट्रंप ही ये तय करेंगे कि सिफारतकारी कब तर्क करनी है। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन ये उम्मीद नहीं रखता कि मामलात उस हद तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फैसला सदर ट्रंप का होगा। The President of the United States is very much trying to find a solution here, whether it's through diplomatic options or through another option that means that the Iranians cannot have a nuclear weapon. That has always been the main focus. If you go back to the campaign that he ran in 2015, the Republican primary campaign that he won, he said Iran cannot have a nuclear weapon. I think it's very important for the American people to appreciate it's one of the most hostile and also one of the most irrational regimes in the world. You can't have people like that have the most dangerous weapon known to man. It would be awful for our security. It would be awful for the future of our children. That is the goal of the President of the United States, and he's got a lot of options and a lot of tools to make sure that doesn't happen. दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने मुज़ाकरात के पहले दौर के मुकाबले में दूसरे दौर को ज्यादा मुस्बत करार दिया था और कहा था कि दोनों फरीक मुआहदे की मुमकिना दस्तावेज के 2 मसवदे तैयार करके उनका तबादला करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्द ही किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम मुआहदे तक पहुंचने के रास्ते पर जरूर चल पड़े हैं। A new window of opportunity has opened under which we had the second round of the negotiations with the United States earlier today here in Geneva. We are hopeful that negotiation will lead to a sustainable and negotiated solution which can serve the interests of relevant parties and the broader region. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग शुरू कर दी है और उन्हें रोकने का वाहिद तरीका भरपूर फौजी और मुआशी दबाव है। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की का कहना था कि मेरा मानना है पुतिन तीसरी आलमी जंग पहले ही शुरू कर चुके हैं। सवाल यह है कि वो कितने इलाके पर कब्जा कर सकेंगे और उन्हें कैसे रोका जाए। रूस दुनिया पर एक मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी मुसल्लत करना चाहता है और लोगों को अपनी पसंद की जिंदगियों को तब्दील करना चाहता है। We have different views regarding a third world war. I believe that Putin has already started it. The question is how much territory he will be able to seize and how to stop him, not because Russia must not win, but because Russia wants to impose on the world a different way of life and change the lives people have chosen for themselves. जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस की जानिब से जंग बंदी के लिए यूक्रेन से उसके मशरकी इलाके के 20% हिस्से और जनूबी इलाकों खेरसन और ज़ापोरिज़िया के कई इलाकों का मुतालबा एक माकूल दरखास्त नहीं, उनका कहना था कि इस बारे में उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है और वो इसे महज ज़मीन के टुकड़ों के तौर पर नहीं देखते। यूक्रेनी सदर का ये भी कहना था कि इससे हमारी पोजीशन कमज़ोर होगी और ये वहाँ रहने वाले हमारे लाखों लोगों का साथ छोड़ देने के मुतरादिफ होगा। मेरा मानना है कि ये इनखला हमारे मुआशरे को तकसीम कर देगा। ज़ेलेंस्की का मज़ीद कहना था कि मुझे यकीन है कि आज पुतिन को रोकना और उन्हें यूक्रेन पर कब्जा ना करने देना पूरी दुनिया के लिए फतेह होगी, क्योंकि पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं रुकेंगे। I see it as abandoning, weakening our positions, abandoning hundreds of thousands of our people who live there. That is how I see it. And I am sure that this withdrawal would divide our society. Steve Witkoff, Trump's negotiator, goes to Moscow, he talks to Putin, he comes back, the messages are then relayed to you. It seems to be, a lot of people would say, that he is absorbing Putin's talking points, Russia's narrative,
and they are putting it to you and getting you to agree, that they're putting you under a lot of pressure? Today I cannot say that for certain. Do you know why? Because Witkoff says the opposite. I met with your group more often than with the Russians. That is what he says. Indeed, I have had many meetings with the President Trump, while President Trump has only one meeting with Putin. My opinion, they should stop the Russians, not try to please them, because they will lie anyway. They care only about themselves and their own interests. Donald Trump says different things at different times. But among the things he said is that you are a dictator and that you started the war. It's not helpful, is it, for you? I'm not a dictator and I didn't start the war. That's it. Can you trust President Trump, say on security guarantees, because he is a man who changes his mind? It's not only President Trump. We are talking about America. As presidents, we have fixed terms. We want guarantees for 30 years, for example. Congress is needed. Presidents change, but institutions stay. What about the personal cost on you? You've got a tough job. I still have energy. It can't be any other way. We don't know how this war will end, but for now we are not losing, and this is important. But Vladimir Putin isn't going to end this war, is he? Unless he's under massive pressure, and he doesn't seem to be. Yes and no. We will see. Yes and no. He doesn't want, but doesn't want doesn't mean he will not. In eastern Ukraine, the roads into the Donetsk war zone are covered with netting to block the explosive drones that are now the war's biggest killer on both sides. On this trip, I've seen no sign that Ukraine is close to collapse, but I've seen no sign either that the war is close to ending. Jeremy Bowen, BBC News, Ukraine. इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने अपने एक हालिया बयान में पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाए जाने के हवाले से कहा है कि इंडिया रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान के उन फ़ज़ाई हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता है जिसके नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत आम शहरी हलाक हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि ये पाकिस्तान की जानिब से अपनी अंदरूनी नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की एक और कोशिश है। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि इंडिया अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए अपनी हिमायत का इरादा करता है। वाज़ेह है कि सनीचर की शब पाकिस्तान की वजारत इतलात की जानिब से ये बयान सामने आया था कि पाकिस्तान ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर एक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में पाकिस्तानी तालिबान और उनके इत्तेहादी दौलत इस्लामिया खुरासान से वाबस्ता शिद्दत पसंदों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया है। तालिबान हुकाम ने इन हमलों में दर्जनों शहरियों की हलाकत का दावा करते हुए खबरदार किया है कि मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। इस बारे में मजीद तफसील जानिए नाजिश फैज से। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात ने गुज़श्ता शब एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर एक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में पाकिस्तानी तालिबान और इनके इत्तेहादी दौलत इस्लामिया खुरासान से वाबस्ता शिद्दत पसंदों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया है। और ये कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश धमाकों के वाक़यात के बाद पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में मौजूद अपनी क़यादत और सरपरस्तों के कहने पर अंजाम दे रहे हैं। BBC पश्तो के मुताबिक अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार के ज़िला बहसूद में एक मकान पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 17 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। सूबा नंगरहार में तालिबान हुकूमत के वजारत इत्तलात और सकाफ़त के सरबराह अमर कुरैशी बदान ने दावा किया है कि हलाक होने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं जबकि बाकी 6 ख़वातीन और मर्द थे। BBC दरी के मुताबिक ज़िला बहसूद में जिस शहरी के घर को निशाना बनाया गया वहाँ एक ही ख़ानदान के 23 अफराद हलाक हो गए हैं। अब तक मलबे से सिर्फ 4 अफराद को निकाला जा सका है और जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बताया जा रहा है कि हमले के नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और लाशों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। अमर कुरैशी के मुताबिक 5 ज़ख्मियों को नंगरहार के मकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है।
طالبان حکومت کے ایک ذریعے نے BBC دری کو بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے کے قریب ضلع برمل میں فضائی حملے میں ایک مدرسے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے مدرسے کی عمارت کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا۔ ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مدرسے کی عمارت کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ہے، جبکہ وہاں موجود کتابوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی فوج پر افغانستان کی سرحد کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے ننگرہار اور پختاکیا کے شہری علاقوں میں پاکستان کی جانب سے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مناسب وقت پر ان حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے علاقے پشین میں کارروائی کے دوران ایک مبینہ خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ 4 دیگر شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے سوموار کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 22 فروری کو سیکیورٹی فورسز نے ضلع پشین میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر ایک آپریشن کیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد خودکش بمبار خوارجی نے بزدلانہ انداز میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے 4 دیگر انڈین سپانسرڈ خوارج کا تعاقب کر کے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے مبینہ شدت پسندوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شدت پسند عناصر علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ علاقے میں کسی بھی دوسرے شدت پسند کی موجودگی کے امکان کو خارج کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکہ کی سیکرٹ سروس کے مطابق ایک شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ مارک اے لاگو کے محفوظ حصے میں داخل ہوا۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق رات 1:30 پر پیش آیا۔ سیکرٹ سروسز کا کہنا ہے کہ اس شخص کو شمالی گیٹ کے قریب دیکھا گیا۔ اس کے پاس بظاہر ایک شاٹ گن اور ایندھن کا کین موجود تھا۔ جب سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچے تو انہوں نے ایک سفید فام شخص کو پیٹرول کا کین اور شاٹ گن اٹھائے ہوئے پایا۔ سیکیورٹی نے اسے حکم دیا کہ دونوں چیزیں زمین پر پھینک دے۔ اس نے پیٹرول کا کین تو چھوڑ دیا لیکن شاٹ گن کو فائرنگ کی پوزیشن میں اٹھا لیا۔ اس موقع پر اہلکاروں نے خطرے کو ختم کرنے کے لیے اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹس اور پام بیچ کاؤنٹی شیرف کے دفتر کے ایک نائب نے اس شخص کا سامنا کیا جو 20 کی دہائی میں تھا۔ اس دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ وائٹ ہاؤس نے اس شخص کی شناخت فی الحال ظاہر نہیں کی ہے۔ سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت ان کی زیر حفاظت کوئی بھی شخصیت موقع پر موجود نہیں تھی۔ عوامی شیڈول کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے وائٹ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں۔ Fired their weapons and neutralized the threat. He is deceased at the scene. This is the picture that I'm going to give you of the shotgun and the gas can, so you got it with us. All right? So you'll have that. Like I said, there's a lot more investigation to be done. FBI is the lead agency. We'll be assisting them. And fortunately, nobody was in jeopardy inside because of the quick action that was taken by the deputies and the Secret Service. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے سیکرٹ سروس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ میں گھسنے والے مشتبہ شخص کو پھرتی سے اور فیصلہ کن انداز میں قابو کیا۔ کیرولین لیوٹ نے اس شخص کو پاگل قرار دیا اور ان کا کہنا تھا کہ وفاقی قانون نافذ کرنے والے اہلکار دن رات کام کرتے ہیں تاکہ ملک اور تمام امریکی محفوظ رہیں۔ لیوٹ نے ایک پوسٹ میں مزید کہا کہ یہ شرمناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے اپنے محکمے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Democrats are the reason that the Department of Homeland Security is currently shut down. They have chosen to act against the American people for political reasons. And now we have FEMA workers, the men and women of the United States Coast Guard, men and women of TSA who keep our airports moving, who will be working without paychecks. خیال رہے کہ سیکرٹ سروس محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا حصہ ہے جس کی فنڈنگ کا بڑا حصہ اس وقت جزوی حکومتی شٹ ڈاؤن کے باعث معطل ہے کیونکہ قانون ساز فنڈنگ بل ابھی اختلافات کا شکار ہے۔
शुमाल मशरकी अमेरिका में मौसम सरमा के एक शदीद तूफान से तकरीबन 6 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा है, जबकि कई रियासतों में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं। मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, डेलावेयर, न्यू जर्सी और रोड आइलैंड समेत मुतअद्दिद अमेरिकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि कई रियासतों ने तूफान के बाइस लोगों के सफर करने पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और हजारों परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। मौसम की पेशगोई करने वालों का कहना है कि तूफान से शुमाल मशरकी अमेरिका और कैनेडियन मैरीटाइम्स का बेशतर हिस्सा मुतासिर होगा। तवक्को की जा रही है कि यह तकरीबन एक दहाई में आने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर तूफान है, जो खित्ते के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी, तेज हवाओं और साहली सैलाब का बाइस बन सकता है। तूफान के नतीजे में न्यू जर्सी में पहले ही 20,000 से ज्यादा अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। बिजली की तरसील पर नजर रखने वाली वेबसाइट पावर आउटेज के मुताबिक वर्जीनिया, डेलावेयर और मैरीलैंड में भी हजारों लोग बिजली से महरूम हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटवेयर के मुताबिक इतवार को तकरीबन 3,900 अमरीकी परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों ताखीर का शिकार हैं। It could have came during the week when I had to work. That would have been better for me. It would have been a snow day with pay. टिकटॉक की मालिक कंपनी की जानिब से बनाए गए मसनूई ज़हानत के एक नए मॉडल ने रवां हफ्ते हॉलीवुड में हलचल मचा दी है। वजह यह नहीं कि यह मॉडल क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि इसके तख्लीकी सनतों पर क्या असरात मुरतब होंगे। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी बाइट डांस की जानिब से तैयार किया गया सी डांस 2.0 AI मॉडल सिर्फ चंद तहरीरी हिदायत पर साउंड इफेक्ट्स और डायलॉग्स समेत सिनेमा के मेयार की वीडियो बना सकता है। He knew too much about our Russia operations. You think you're in control? Control? हालिया दिनों में सी डांस की मदद से बनाई गई बहुत सी वीडियोस जिनमें स्पाइडरमैन और डेडपूल जैसे मकबूल किरदार मौजूद थे, वायरल हुई थी। सी डांस को पहली मर्तबा जून 2025 में मुतारिफ करवाया गया था, लेकिन इसको उस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। लेकिन 8 माह बाद आने वाले इसके दूसरे वर्जन ने इस वक्त बड़ी हलचल मचा रखी है। क्रिएटिव स्टूडियो वीडियो स्टेट से मुंसलिक जॉन विलियम ब्लूम कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ये नहीं कह रहा कि AI के हिसाब से ये वीडियोस अच्छी हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि ये बिल्कुल असल प्रोडक्शन कंपनी की बनाई गई वीडियोस लग रही हैं। वो मजीद कहते हैं कि मगरबी AI वीडियो मॉडल्स ने भी सारिफ की हिदायत को समझकर शानदार तस्वीर बनाने में जरूर पेशरफ्त की है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सी डांस ने सब कुछ एक जगह जोड़ दिया हो। मिड जर्नी और ओपन AI के स्वारकी की तरह सी डांस भी तहरीरी हिदायत पर हर वीडियो बना सकता है। ये AI मॉडल बाज़ सूरतों में सिर्फ एक ही हिदायत पर आला मयार की वीडियोस तैयार करता हुआ दिखाई देता है। The game is over. सी डांस को इस वक्त कॉपीराइट के मसाइल की वजह से मुश्किलात का सामना है, जो AI के दौर में एक बढ़ता हुआ चैलेंज है। दूसरी जानिब माहिरीन खबरदार करते हैं कि मसनूई ज़हानत वाली कंपनियां ताकतवर टूल्स बनाने की दौड़ में टेक्नोलॉजी को इंसान पर तरजीह दे रही हैं और इस काम के लिए उस डाटा का भी इस्तेमाल कर रही हैं जिसकी अदायगी नहीं की जाती। हॉलीवुड की बड़ी तंजीमों ने सी डांस की जानिब से स्पाइडरमैन और डार्क वेडर जैसे कॉपीराइट शुदा किरदारों के इस्तेमाल पर सख्त एतराज किया है। डिज्नी और पैरामाउंट ने सीज एंड डिसिस्ट लेटर्स जारी किए हैं, जिनमें मुतालबा किया गया है कि सी डांस फौरन उनका मवाद इस्तेमाल करना बंद करे। बाद अज़ा मकबूल एनिमी किरदारों की वीडियोस वायरल होने के बाद जापान भी बाइट डांस के खिलाफ मुबैना कॉपीराइट की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कर रहा है।
बाइट डांस का कहना है कि वो मौजूदा हिफाजती इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात कर रहा है। मुबसरीन का कहना है कि सी डांस 2.0 इस बात का इशारा है कि चीन जनरेटिव AI की आलमी दौड़ में नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है, जिससे मगरबी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर दबाव मजीद बढ़ सकता है। I like speed. ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने इंडिया को 76 रन से शिकस्त दे दी। इतवार के रोज जनूबी अफ्रीका की जानब से दिए गए 188 रन के हदफ के ताक़ु में इंडियन टीम 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। मार्को जॉनसन ने 4 और कीशफ महाराज ने 3 विकेटें लेकर जनूबी अफ्रीका की जीत में अहम किरदार अदा किया। इंडिया की जानब से शिवाम दुबे ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। ये T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया की पहली शिकस्त है। टीम इंडिया ग्रुप मरहले में अपने चारों मैच जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन जनूबी अफ्रीका की इस मैच में कामयाबी पर डेविड मिलर को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किया गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। अब इंडिया की टीम पर सुपर 8 के अगले 2 मैच न सिर्फ जीतने का दबाव होगा बल्कि बेहतरीन रन रेट भी रखना होगा। यही नहीं बल्कि इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। इंडिया के अगले 2 मैच वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं। अगर इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाता है और जनूबी अफ्रीका भी अपने दोनों मैच जीत लेता है तो टीम इंडिया के 4 पॉइंट्स होंगे और जनूबी अफ्रीका के 6 पॉइंट्स होंगे, जिससे टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो आलमी कप से मुकम्मल तौर पर बाहर होने का खतरा है। अगर इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाता है और जनूबी अफ्रीका एक हार जाता है तो दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी तो ऐसे में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच इंतहाई अहम हो जाएगा। इंडिया को इसके बाद उम्मीद करनी होगी कि जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दे। उस सूरत में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के पास 2-2 पॉइंट्स रह जाएंगे। ऐसी सूरत में इंडिया और जनूबी अफ्रीका 4-4 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। Keshav Maharaj is going to have 3. And India have been totally outplayed in this game. सामीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस एक बार फिर अरब और इस्लामी ममालिक के मुश्तरका सियासी और अस्करी इत्तेहाद के क़याम की बहस जोर पकड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा इलाकाई और आलमी हालात में ऐसा इत्तेहाद किस हद तक मुमकिन और मुअस्सर हो सकता है और माजी के तजुर्बात क्या कहते हैं। इस बारे में जानिए आज के BBC रीड्स में, जिसे पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। अरब इस्लामी सियासी व अस्करी इत्तेहाद का ख्याल बाज़ाब्ता तौर पर सबसे पहले सितंबर 2024 में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने पेश किया था और उन्होंने मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया था कि वो इसराइल के बढ़ते हुए तौसी पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ इत्तेहाद कायम करें। इसी तनाजुर में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सितंबर 2025 में इस्लामी नेटो यानी इस्लामी ममालिक पर मबनी नेटो की तर्ज का फौजी इत्तेहाद के क़याम की तजवीज़ दी थी और वक्त के साथ ये तस्वुर उस वक्त मजीद तक़वियत पकड़ गया जब 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए और अब सदर अर्दवान के हालिया दौरा सऊदी अरब और मिस्र के तनाजुर में अरब ज़राए अबलाग में इस मामले पर दोबारा बहस हो रही है और इस इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि बड़े अरब व मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल एक वसी तर इत्तेहाद वजूद में आ सकता है। ताहम इस ज़िम्न में कोई ठोस शवाहिद ताहाल मौजूद नहीं है। अरब मीडिया की बाज़ दीगर रिपोर्ट्स में एक सऊदी ओहदेदार के हवाले से कहा गया है कि तुर्की और पाकिस्तान को शामिल करते हुए सऊदी क़यादत में इस्लामी नेटो बनाने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। लंदन से शाया होने वाले रोजनामा रायल योम ने 5 फरवरी को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सदर अर्दवान के रियाद और कायरा के दौरे एक ऐसे मंसूबे के तनाजुर में हुए हैं जिसका मकसद एक सियासी व अस्करी इस्लामी इत्तेहाद कायम करना है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 3 ममालिक शामिल हों और बाद में इसमें एटमी ताकत रखने वाला पाकिस्तान और बड़ी इस्लामी आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया भी शामिल हो जाए।
ترک پریس ویب سائٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ مصر سعودی عرب اور ترکی پر مشتمل ایک علاقائی اتحاد کی صورت بن رہی ہے جو غیر معمولی سیاسی قربت اور ایک جیسا نقطہ نظر کے بڑھتے ہوئے رجحان کا نتیجہ ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اردوان کا حالیہ دورہ سعودی عرب اور مصر کسی ممکنہ اتحاد کی تشکیل پانے کی علامت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خطہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کے دہانے پر ہے۔ عربک ڈیفنس نامی ویب سائٹ نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ مصر، سعودی عرب اور ترکی کی قربت سیاسی حقیقت پسندی کے ایک نئے دور کی عکاسی کرتی ہے جو اختلافات کو سنبھالنے اور مشترکہ مفادات کے زیادہ سے زیادہ حصول پر مبنی ہے، لیکن یہ معاملات ابھی ایک جامع اسٹریٹجک اتحاد کی سطح تک نہیں پہنچے۔ بین الاقوامی قانون کے ماہر پروفیسر محمد مہران نے مصری اخبار یوم 7 کو بتایا کہ مصر اور ترکی کا اتحاد ایک وسیع تر عرب اسلامی اتحاد کے لیے بنیاد ثابت ہو سکتا ہے، ایسا اتحاد جو خطے میں درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران عرب ذرائع ابلاغ میں عرب اسلامی اتحاد کے قیام کا تصور بار بار موضوع بحث بنا ہے، خصوصاً اسرائیل کی ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد۔ مصر میں ایک نجی ویب سائٹ العروبۃ اليوم نے لکھا ہے کہ عرب اور مسلم ورلڈ کو درپیش چیلنجز، مشکلات اور سازشیں اس بات کو نہایت ضروری اور فوری بنا دیتی ہیں کہ سعودی عرب، مصر، پاکستان، ترکی اور قطر پر مشتمل ایک اسٹریٹجک اتحاد قائم کیا جائے تاکہ خطے میں توازن بحال ہو اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سابق مصری سفارتکار علی الشماوی نے قطری ٹی وی چینل الجزیرہ مباشر کو بتایا کہ یہ ممکنہ اتحاد خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے جو ان منصوبوں کا مقابلہ کرے گا جن کا مقصد خطے کو تقسیم کرنا ہے۔ ترک تجزیہ کار علی باقر نے بھی اسی چینل کو بتایا کہ ایسا اسلامی اتحاد اس بڑی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی کوشش کا متقاضی ہوگا جو اسرائیل نے حاصل کر لی ہے۔ روزنامہ رائے اليوم کے مدیر عبدالباری اتوان نے اس ممکنہ اتحاد کے قیام کے پس منظر میں چند وجوہات بیان کی۔ ان وجوہات میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کا خدشہ شامل ہے، یعنی وہ حملہ جس کا مقصد ایران میں حکومت کو تبدیل کرنا اور اس کی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کا یونان اور سائپرس کے ساتھ سہ فریقی اتحاد بھی ترکی کو جوابی اقدام پر مجبور کر رہا ہے۔ صدر اردوان کے فروری کے اوائل میں ریاض اور قاہرہ کے دورے سے قبل مسلم نیٹو کے تصور نے نمایاں حیثیت اختیار کی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بحث خطے میں وسیع تر اتحاد اور تعاون کے موضوع کی طرف منتقل ہو گئی۔ جنوری کے آخر میں الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام پر مبنی پلیٹ فارم کی وکالت کی تاکہ مسلم ممالک کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہ ترک غلبہ، نہ عرب غلبہ، نہ فارسی غلبہ، نہ کسی اور کا غلبہ۔ علاقائی ممالک ذمہ داری کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ دیکھیں یورپی یونین نے کس طرح ابتدا سے آج تک خود کو تشکیل دیا، ہم کیوں نہیں؟ حکومتی حمایت یافتہ ترک ذرائع ابلاغ نے اس ممکنہ اتحاد کو خطے میں گیم چینجر کے طور پر پیش کیا اور بعد نے واضح طور پر کہا کہ یہ اسرائیل کے علاقائی عزائم کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تجزیہ کار جوہر سلول نے 9 فروری کو اپنے تجزیے میں لکھا کہ ایران، شام، غزہ اور فلسطینی مسئلے جیسے معاملات پر ترکی، سعودی عرب اور مصر کے درمیان ایک واضح ہم آہنگی سامنے آئی ہے، جیسا کہ ان کے حالیہ سفارتی بیانات کے یکساں لہجے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ اس اتحاد کی خواہشات فی الحال زیادہ تر بیانیہ تشکیل دینے کی سطح پر ہیں، مگر یہ واضح ہے کہ ترکی مصر اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے عسکری تعاون کو گہرا کر رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ترکی نے مصر کو $350 ملین مالیت کا فوجی ساز و سامان برآمد کرنے اور وہاں اسلحہ سازی کی ایک پروڈکشن لائن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی ممکنہ اتحاد کو درپیش چیلنجز کیا ہیں؟ کسی بھی ممکنہ عرب اسلامی اتحاد کے قیام کا تصور بہت سے چیلنجز میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ روزنامہ رائے اليوم کے مطابق ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ عرب اور مسلم ممالک کے درمیان ماضی میں ہونے والے تمام مشترکہ دفاعی معاہدے ہمیشہ کاغذی تحریر ہی رہے اور کبھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکے، بلکہ بعض معاملات میں تو یہ معاہدے کرنے والے ممالک آپس میں فوجی تصادم تک میں ملوث رہے۔
तजिया कारों का कहना है कि तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा हम आहंगी रिवायती या स्ट्रेटेजिक इतिहाद की सतह तक नहीं पहुंची, क्योंकि खित्ते में सियासी तब्दीलियों से मुताल्लिक कई मामलात पर तीनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। अली अल शमावी ने अल जजीरा को बताया कि ये इतिहाद इसराइली और अमरीकी चैलेंजेस के मुकाबले में आसानी से आगे नहीं बढ़ सकेगा। तजियाकार अली बाकर ने भी खबरदार किया है कि इसराइल इस इतिहाद को वजूद में नहीं आने देगा, क्योंकि इसराइल से वाबस्ता लॉबीज ने अमेरिका में इब्तदा ही से इसे सबोटाज करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की शय सुर्खियां। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी रवां हफ्ते बुध के रोज इसराइल का दौरा करेंगे। इतवार के रोज इसराइली वजीर आजम ने अपने एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा है कि उन्होंने काबीना के इजलास के आगाज में अपने देरीना वजीर आजम मोदी के रवां हफ्ते बुध को इसराइल के तारीखी दौरे के मुतालिक बात की है। दौरे का ऐलान करते हुए नेतन्याहू का कहना था, इसराइल और इंडिया के ताल्लुकात दो आलमी रहनुमाओं के दरमियान एक ताकतवर इत्तेहाद है। हम जिद्दत, सलामती और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक विजन में शराकतदार हैं। हम मिलकर इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरअज़म कौमों का महवर बना रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मसनूई ज़हानत से लेकर इलाकाई ताउन तक हमारी शराकतदारी नई बुलंदियों को छू रही है। वजीर आजम मोदी, मैं यरूशलेम में आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। इंडियन वजीर आजम ने नेतन्याहू के बयान के जवाब में लिखा कि इंडिया इसराइल के साथ मजबूत और पायदार दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। उनका कहना था कि ये दोस्ती बाहमी एतमाद, इख्तरा और अमन और तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश पर मबनी है। वजीर आजम मोदी का मजीद कहना था कि वो अपने आइंदा दौरा इसराइल के दौरान इसराइली वजीर आजम से मुलाकात का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं।